हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें अभी हम आपको 10 से 12 मिनट में पूरा समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों को जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को कवर करने में 4 से 5 क्लासेस लगती हैं पूरी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अलग अलग 5 प्रकार के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज्यामिति के हैं जो कि एरिया से भी रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं हम लोग। ज्योमेट्री में स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं, लाइन रेखा ये सारे पढ़ने के बाद 5 प्रकार के केंद्रों को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 5 प्रकार के केंद्र। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अंतः केंद्र होता है, फिर इसी से थोड़ा सा रिवर्स बनता है बाह्य केंद्र, फिर परिकेंद्र, फिर लंब केंद्र और फिर केंद्रक। सारे आपके सामने बोर्ड पे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को एप्लीकेशन पर हम प्रॉपर बैच में पढ़ा रहे हैं, उनको तो हमने ये सारी चीज़ डिटेल से एकदम समझाई है, लेकिन आपको हम उसका पूरा सार समझा देते हैं। मेन पॉइंट्स हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं। उन जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं उनको तो हमने इन सब की प्रूविंग प्रॉपर समझाई है, लेकिन अगर आपको प्रूविंग नहीं पता है या नहीं समझ में आई है या आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसको सीधे करके एग्जाम में आंसर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट सारी चीजों को समझते हैं, रिलेट करते हुए सारे पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और बाह्य केंद्र, और फिर कुछ अहम बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं या फिर यहाँ पर लिखे हुए, वो इन सभी के रिलेशंस के पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर। ठीक है, तो सारे केंद्र जो है ना 5 प्रकार के, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और बाह्य केंद्र। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि केंद्र बनते कैसे हैं। तो अंतः केंद्र जो बनता है वो कोणों के अर्धक से बनता है। कोणों का अर्धक मतलब कोणों का आधा करिएगा। ठीक है, दिमाग में ये चीज मत ला लीजिएगा कि कोणों का अर्धक कर रहे हैं तो वो जाके यहाँ पर भुजाओं को भी आधा करेगा, कतई नहीं करेगा। भुजाओं को आधा केवल माध्यिका करती है। ठीक है ना, भुजाओं को आधा कोणार्धक नहीं करता है। किसी किसी तो त्रिभुज में पर्टिकुलर में वो चीज हो जाती है, लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं देखिएगा कि कोण अर्धक भुजा का भी अर्धक होगा, नहीं, करते ही नहीं। तो सबसे पहले अंतः केंद्र जो बनेगा वो कोण अर्धक से बनता है। ठीक है, परिकेंद्र जो होता है, बहुत ध्यान से सुनिए अच्छा, अंतः केंद्र कोण अर्धक से बनता है, लेकिन अंतः कोणों के अर्धक से बनता है। लेकिन जो बाह्य केंद्र होता है वो बाह्य कोणों के अर्धक से बनता है। देखिए बाहर का कोण का अर्धक किया। ठीक है, परिकेंद्र क्या होता है, वो भुजाओं के लंबार्धक से बनता है। ये भुजा है, इसके लंबार्धक से बना है। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, फिर ये क्या है, लंब केंद्र है। बहुत ध्यान से देखिए लंब केंद्र क्या होता है, तो भैया लंब केंद्र जो होता है वो शीर्ष लंब। देखो ये लंबार्धक है। लंबार्धक का मतलब है कि भुजा पर लंब भी होगा और अर्धक भी होगा, मतलब मध्य बिंदु भी होगा। मध्य बिंदु पर लंबार्धक। ठीक है, बहुत ध्यान से ये सारे पॉइंट्स को समझिएगा। क्लियर? अच्छा, ये देखिए बहुत ध्यान से, लंब केंद्र शीर्ष लंब से बनता है। शीर्ष लंब का मतलब कहीं पर भी जाके गिर जाएगा, बस 90 होना चाहिए, बाकी किस अनुपात में बांट रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर लंब जो था वो बराबर ही बांटेगा, क्योंकि अर्धक था, वो लंबार्धक था, ये शीर्ष लंब है। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब से बनता है। इन सेंटर, एक्सटीरियर सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रॉइड केंद्र। ठीक है ना, ये माध्यिका से बनता है। किससे बनता है, माध्यिका से। तो ये कैसे बनते हैं हमने आपको समझाया, बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर अगला पॉइंट समझिएगा सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखें। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इनके एंगल्स। जब ये यहाँ पर मिलते हैं ना कोणार्धक, तो यहाँ पे एंगल्स पूछता है। तो अंदर वाले अंतः केंद्र पर जब एंगल बनता है तो ध्यान रखिएगा थीटा इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2, सम्मुख वाले एंगल का आधा करते हैं, सम्मुख वाले एंगल का, इसको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर बाह्य केंद्र जो अंदर वाले कोणों के अर्धक से किया है, अंतः कोणों के अर्धक से किया है, तो प्लस बनता है। लेकिन बाह्य कोणों के अर्धक से अगर हम बनाएंगे, ठीक है, बाह्य कोण जो त्रिभुज की भुजाओं को बाहर बढ़ाने पर अर्धक बनते हैं, यहाँ पर जाके मिलते हैं, उस एंगल को देखेंगे बाह्य कोणों के अर्धक से जो बनता है। तो वहां पर सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे 90 - a/2 कर देते हैं।
बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, परिकेंद्र मतलब लंबार्धक पे जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, सरकम सेंटर पे जो बनेगा आपके एंगल, वो अपने इस एंगल का ठीक डबल होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जो सर्कल होता है वो बाहर बनता है, शीर्षों से होकर जाता है। इसका सर्कल यहाँ पर अंदर बनता है जो भुजाओं को स्पर्श करता है। इसका सर्कल जो होता है वो पूरा बाहर स्पर्श करता हुआ एक भुजा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है भाई, इसका तो समझ में आ गया 90 + a/2 होता है। इसका क्या होता है 90 - a/2। बोलो बात समझ में आ रही? ठीक है। और इसका एंगल क्या होता है थीटा = 2a। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो a का ठीक डबल होता है। और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, सर्कल में भी पढ़ते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ठीक है, हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि पूरा एक क्लास का मैटर है, 1 से 1.5 घंटे में सारी चीज समझाई जाती है, लेकिन हम आपको 10 से 15-20 मिनट में सारा समझा देते हैं और आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके उसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से अगला पॉइंट समझते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ लेने के बाद यहाँ पर देखना होता है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब जब हम लोग गिराते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है भाई, ये 90। हमने बहुत सारे बच्चों की प्रॉपर ऑफलाइन जब बैचेस में जिन्होंने हमसे पढ़ा है या जिन्होंने ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर रखा है उन्होंने पढ़ा है, उन सबको हमने प्रॉपर सबकी प्रूविंग बताई है। सर्कल अंदर क्यों, सर्कल बाहर क्यों, ये वो जितने पॉइंट बोर्ड पे लिखे ना सब हमने उनको प्रॉपर डिटेल से समझाए हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो ये मेन पॉइंट सारे ध्यान रखेंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू जो होता है वो 180 में हम लोग इसको घटा देते हैं, सामने वाला एंगल 180 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे आता है ये प्रॉपर को भी हम पीछे बता चुके हैं पूरा। ठीक है, अच्छा फिर केंद्रक में हम लोग एंगल नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन चारों स्थानों पर हम लोग एंगल को, बीच वाले एंगल को सम्मुख एंगल से रिलेट करके बता सकते हैं चारों में। लेकिन केंद्रक में हम लोग केंद्रक के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो उसको हम सामने वाले से रिलेट करके नहीं बता सकते। उसके लिए हमको 2-3 पॉइंट्स, 2 अतिरिक्त पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंगल एंगल से उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जबकि इनको चारों एंगलों, इन चारों को हम लोग सामने वाले सम्मुख एंगल से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आ जाइए इन तीनों केंद्रों में सर्कल जो बनता है, इन तीनों में सर्कल बनता है तो इनकी रेडियस पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो r बराबर होता है डेल्टा/s। ठीक है, r बराबर क्या होता है डेल्टा/s। इसकी सर्कल के अंदर बनता है, सर्कल अंदर बनता है इसलिए स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो रेडियस होती है वो कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा लिखा हुआ है, देखिए ABC/4 डेल्टा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही सही बच्चों को? अच्छा फिर देखिए ध्यान से, r बराबर डेल्टा/s, तो इसका r बराबर ABC/4 डेल्टा s। इसकी रेडियस क्या होती है, इसकी रेडियस आपको ध्यान रखनी, r बराबर डेल्टा/s। तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर होता है डेल्टा/s-a। हम लोग वो भुजा घटा देते हैं, वो भुजा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो यहाँ पर इसके त्रिभुज को स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करे जो, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डेल्टा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा यहाँ या फिर यहाँ पर है वो इसका क्षेत्रफल है। एस मतलब सेमी पैरामीटर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, बाकी ABC मतलब भुजा। ठीक है, तो इन तीनों के रेडियस निकालने का तरीका हो गया। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक कि रेडियस निकालने का तरीका एक तो ये है, लेकिन कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है ना इसलिए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा स्टार लगा है। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी रेडियस इतना फॉर्मूला लगा के एरिया और सेमी पैरामीटर ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी रेडियस हम तो सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, हम दोनों लंब बनाने वाली भुजाओं को जोड़ेंगे और उसमें हाइपोटेन्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, दोनों 90 बनाने वाली भुजाओं का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2, इसकी रेडियस सीधे आ जाएगी। ना एरिया निकालना पड़ेगा, ना उसका पेरीमीटर पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब परिमाप भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही अगर हमको इस वाले में हो जाए, बाहर वाला जो वृत्त बनता है परिकेंद्र मतलब सरकम सर्कल जो बनता है या सरकम रेडियस जो होगी वो हाइपोटेन्यूज का ठीक आधा हो जाएगी। उसमें तो इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ABC/4 डेल्टा कतई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, r बराबर h/2 मतलब हाइपोटेन्यूज का ठीक आधा कर दीजिएगा तो आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
और ध्यान रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोस को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक आप जितना पहुंचा सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। और बीच बीच में हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस जो सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम आपको लेकर बीच में आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से कि रेडियस आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत ध्यान से सुनिए, जो अभी हम बता रहे थे ना कि भाई कोण का अर्धक किया है तो जरूरी नहीं कि भुजा का भी अर्धक होगा, जरूरी नहीं है। तो फिर क्या होता है सर, ये किस अनुपात में होगा, ये इस अनुपात में होगा, जिस अनुपात में ये भुजा होती है ना उसी अनुपात में ये भी होता है। अगर ये 3:4 में है तो ये भी 3:4 में है, इसी को हम लोग अंतःकोण अर्धक प्रमेय कहते हैं, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम होता है ये। तो ये देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD हो गया, ठीक है। और एक सबसे अहम पॉइंट, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब बिल्कुल अपडेट करके एग्जाम्स में बनने लगा है, क्या बनने लगा है, बहुत ध्यान से ये देख लीजिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ये जो कोण अर्धक वाली रेखा है ना, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर है मतलब अंतः केंद्र, वो अनुपात किस अनुपात में वो बिंदु इसको बांटता है, मतलब इस कोण अर्धक भुजा को अंतः केंद्र किस अनुपात में बांटता है, तो AI अपॉन ID, ये देखो AI अपॉन ID इक्वल टू होता है, AI अपॉन ID इक्वल टू होता है AB अपॉन AC। AI अपॉन ID बराबर होता है AB प्लस AC अपॉन BC, मतलब इन दोनों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका अनुपात इन दोनों का योग अपॉन ये हो जाए, ये देखो B प्लस C अपॉन A। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो अंतः केंद्र पूरा हमने समझा है, जिसमें ये लास्ट वाले दोनों पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, राइट एंगल वाला बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से परिकेंद्र पर आ जाते हैं। परिकेंद्र में यहाँ तक हो गया था। ये देखिए परिकेंद्र में सेंटर्स कई बार सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कहाँ पर होता है, तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है, देखो त्रिभुज। लेकिन अगर समकोण है ना तो कैसे बनता है, प्रॉपर क्लासेस में हमने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस में पढ़ा रखा है, ठीक है। और जो लोग एप्लीकेशन पर हैं उनके लिए वीडियो उस पर अपलोड भी है, वो आसानी से उसको डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग केवल इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि ये जो पॉइंट है समकोण त्रिभुज जो है, उसमें जो लंब केंद्र परिकेंद्र होता है ना, वो उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा के पास है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाइए, इसमें हमने एंगल तक आपको बता दिया था। इसमें जो पूछा जाता है लंब केंद्र में भी बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको भी जल्दी से देख लीजिए। न्यून कोण त्रिभुज में यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच, मतलब बीचों बीच तो नहीं, लेकिन त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन लंब केंद्र में जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके समकोण वाले एंगल पे, देखिए यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहा होगा आपको, समकोण वाले एंगल पे होता है। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण कोण के पास में होता है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बिंदु कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हमने हाइपोटेन्यूज का मध्य बिंदु मिलाया है तब तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। वो जो भुजा होगी ऐसे, अगर ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो ऐसे आ जाएगा, h/2 कर दो, हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो, वही ये भुजा होगी, ये वाली भुजा, ठीक है। लेकिन अगर 90 डाल दिया है सामने, ये देखो 90 डाल दिया है इस पे, तो ध्यान रखिएगा AB इंटू BC अपॉन AC होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत पूछा गया एग्जाम में। BD मतलब ये लंब बराबर AB इंटू BC, AB इंटू BC अपॉन AC, ठीक है, मतलब कर्ण से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये लंब केंद्र में लंब निकालने का तरीका होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाइए, केंद्रक के सारे पॉइंट्स जल्दी से देख लीजिए। केंद्रक में क्या बताया हमने कि भाई ये माध्यिका से, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब बराबर बराबर, बराबर मतलब अगर भुजा बराबर है तो फिर एरिया भी बराबर होता है, मतलब एक भुजा ये बराबर एरिया में इसको बांटती है, ठीक है। माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है, कोई भी त्रिभुज होगा अगर आपने उसकी माध्यिका खींची है तो वो दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अच्छा, फिर केंद्रक 6 बराबर, ये जो ये जो ग्रेविटी सेंटर होगा ना, केंद्रक होगा, कि इसको 6 बराबर भागों में बांटता है, इसमें बांटता है 6 बराबर भागों में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और केंद्रक भुजा को मतलब ये जो केंद्रक होता है, ये इस भुजा को मतलब माध्यिका को, ठीक है, भुजा ना लिखकर यहाँ पर माध्यिका लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
माध्यिका को, ठीक है ना। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, मतलब 2 और 1 का अनुपात में बांटता है, ठीक है। प्रॉपर प्रूविंग होती है, सब कुछ ऐसे ही नहीं है, सब कुछ प्रूविंग के साथ में होता है, सब कुछ डिटेल से समझाया है हमने, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ये होते हैं, कौन से? अगर किसी भी त्रिभुज में माध्यिका खींचे, बहुत ध्यान से देखो, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका खींचे, अगर वो बीच में 90 कोण पर काट दें, 90 पे काट दें, एक तो ये पॉइंट होता है। एक ही होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, देखो 90 बना हुआ, किसी भी समकोण त्रिभुज में माध्यिका खींचे, दो चीजें हैं, त्रिभुज में माध्यिका 90 पे काटे या फिर समकोण में हम लोग माध्यिका खींचे, तो दोनों के संबंध होते हैं, ये दो संबंध है, इसका संबंध ये लिखा है, इसका संबंध ये लिखा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, इसका संबंध होता है कि AB² प्लस AC² बराबर में 5 और BC², ठीक है ना। इसका होता है AB² प्लस AC² इक्वल टू 5 और BC², ठीक है। इसका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, इसका ये होता है कि AB² माध्यिका AM² प्लस CN² इक्वल टू 5/4 ऑफ AC², मतलब कर्ण का 5/4 भाग, ठीक है। ये तब होगा जब समकोण त्रिभुज में माध्यिका खींचते हैं, ठीक है। माध्यिका और कर्ण के बीच का संबंध है, लेकिन ये तब होगा जब माध्यिका 90 पर कट करे, ठीक है, ये होगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है ना। अपोलिनियस थ्योरम क्या होती है, बहुत ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। आइए अपोलिनियस थ्योरम हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या होता है अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम हमेशा केंद्रक के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड के लिए। केंद्रक के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये त्रिभुज हमने ऐसे खींचा, ठीक है ना, और त्रिभुज में एक ये माध्यिका ड्रॉ कर दी हमने, और अगर हमने ये माध्यिका ड्रॉ कर दी तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस भुजा माध्यिका के बीच में संबंध होता है, जिसको हम लोग अपोलिनियस थ्योरम से करते हैं। इसकी प्रूविंग हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाई और एप्लीकेशन पे भी पढ़ाई, लेकिन आप प्रूविंग छोड़िए अभी, इसकी केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, AB² प्लस AC², ठीक है, AB² प्लस AC²। ये देखो, इसको ऐसे ध्यान रखते हैं कि हमको जो भी माध्यिका लेनी, जैसे मान लो AD के बारे में हमें समझना है, AD माध्यिका है, ठीक है, AD माध्यिका है, तो AD माध्यिका के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो AB और AC से माध्यिका निकली ना, तो AB और AC का बोलो, AB और AC का स्क्वायर, ठीक है, AB और AC का स्क्वायर, AB और AC का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू बराबर होता है 2 गुने ऑफ माध्यिका, वही माध्यिका, ठीक है ना, जो माध्यिका के लिए हमने भुजा दी, तो 2 ऑफ AD² प्लस नीचे वाली भुजा का कोई भी पोर्शन ले लीजिए, चाहे BD ले लीजिए चाहे CD ले लीजिए, सर कोई भी कैसे ले सकते हैं। अरे भाई माध्यिका है, मध्य बिंदु है, बराबर है, चाहे जो ले लीजिए बराबर होगा। अगर ये 5 था तो 2.5 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे BD का स्क्वायर कर लो चाहे CD का स्क्वायर कर लो, यही होती है अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है ना। प्रॉपर प्रूविंग के साथ में इसको समझना होता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिए अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। किसी क्लास में हम आपको इनकी प्रूविंग्स भी बना के समझा देंगे, ठीक। अच्छा, फिर दो संबंध, इसी अपोलिनियस थ्योरम से दो संबंध निकलते हैं। फिर क्या निकलता है, दोनों बहुत डिफरेंस ध्यान रखिएगा, सीधे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा थ्योरम सही है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है, अगर हम तीनों भुजाओं के स्क्वायर का योग करें और फिर उनके माध्यिकाओं का स्क्वायर का योग करें, ठीक है, तो दोनों के बीच में संबंध ये होता है कि भुजा का 3 गुना करोगे भुजा वाले साइड में, भाई भुजा त्रिभुज में 3 होती है, भुजा 3 लगाओ, तो भुजा 3 होती है तो 3 लगाए 3, और ऐसे ही माध्यिका वाले साइड में 4 लगा दीजिए, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है ना। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं करोगे, सीधे केवल जोड़ोगे, सीधे जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तीनों माध्यिकाओं को जोड़ दो, तो भुजाओं वाले साइड में 3 गुना और माध्यिकाओं वाले साइड में 4 गुना करने पर ना, जैसे यहाँ 3 गुना 4 गुना किया था करने पे ना, उधर वाला पोर्शन बराबर है, बराबर नहीं बड़ा आएगा, जबकि स्क्वायर करके करने पे बराबर आता है, लेकिन सीधे जोड़कर करने पे उधर वाला पोर्शन बड़ा होता है। बोलो समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो ये आपके मेन पॉइंट्स थे सारे केंद्रों के, ठीक है। कुछ संबंध होते हैं वो भी जल्दी से देख लीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा, अपोलिनियस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये संबंध इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिख दूंगी आपके सामने, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए संबंध, पहला संबंध, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, अगर उस त्रिभुज की बात करेंगे तो उसके जितने भी केंद्र लिखे हैं ऊपर के 4, नीचे वाला नहीं ऊपर वाले 4, है ना, क्योंकि ये तो बाहर चला जाता है,
ऊपर वाले चार वो सब एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। त्रिभुज में एक सीधी रेखा जो खींचोगे ना, केंद्रक वाली या माध्यिका वाली या लंब केंद्र वाली जो सीधी रेखा होगी ना, उसी पर सारे बिंदु स्थित होंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किस त्रिभुज में सभी बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में स्थित होते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की बात क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि सारे के सारे बिंदु एक ही बिंदु, रेखा छोड़ दीजिए आप, एक ही बिंदु पर होता है। ये देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे तो वो एक ही बिंदु पर स्थित होता है। क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट था आपका। ठीक, तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग, रिलेशन वाले। भाई दो पॉइंट हो गया, समद्विबाहु का हो गया और समबाहु का हो गया। ध्यान रखिएगा ये जो इन सेंटर और सरकम सेंटर होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, किसी भी त्रिभुज में इन दोनों के बीच की दूरी भी पूछता है। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला ये होता है d = √r² - 2rr। ठीक है, ये होता है। बहुत ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर सबसे लास्ट पॉइंट, किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, आर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सरकम सेंटर, ओ जी और सी। ठीक है, ओ जी सी, ओ मतलब आर्थो सेंटर, जी मतलब ग्रेविटी सेंटर और सी मतलब सरकम सेंटर के बीच का संबंध, ओ जी एस का संबंध, ओ जी सी का संबंध। ठीक है ना। तो देखिए ओ शीर्ष लंब, जी माध्यिका, सी लंब, वही जो हमने ऊपर बताया आपको, ओ जी सी। ठीक है, इनके बीच का संबंध होता है 2:1 का संबंध होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि ग्रेविटी सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी 25 है, तो बताओ आर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 1 = 25 के या 50 के, तो 2 बराबर। ठीक है ना। बहुत आसानी से सारी चीजों को समझा जा सकता है। तो ये आपके सामने बोर्ड पर सारा का सारा पॉइंट लिखा हुआ है, सारी चीजें हम आपको बताई हमने। ठीक है। अच्छा, तो ये होता है कि इन सारी चीजों को प्रूविंग के साथ पढ़ा जाए, डिटेल से पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट में सारी चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं या सारी चीज़ें जानते हैं, तो इतनी चीज़ें आपको रिवाइज करके एग्जाम्स में जानी होती है। ठीक है, अब इन्हीं के एक 2-2 क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं, तो ये पांचों पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में कवर करा देते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 2 क्वेश्चन देख लीजिए, इसके 1-2 क्वेश्चन, पोलिनियस के देख लीजिए, इसके 1-2 क्वेश्चन, इस रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इस रिलेशन के दोनों रेडियस के बीच के रिलेशन के 1-2 क्वेश्चंस, लंब निकालने के 1-2 क्वेश्चंस देख लीजिए, रेडियस समकोण में निकालने का या फिर किसी और त्रिभुज में निकालने का, यहाँ पर किसी त्रिभुज में रेडियस निकालना, समकोण में रेडियस निकालना। ठीक है, किस अनुपात में बांटता है उसका, या फिर ये बिंदु इस भुजा को किस अनुपात में बांटता है वो संबंध, या एंगल निकालना, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, कुछ भी आपको डिटेल से सारे क्वेश्चंस को आप ढूंढ के देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा एक कंबाइंड पार्ट 20 मिनट में। ठीक है, जो कि लगभग 5 से 7 घंटे का पूरा सिलेबस है, जो कि हमने आपको 20 से 22 मिनट में समझा दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अच्छे कमेंट्स किए तो हम जल्दी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। ठीक है, और इनके प्रूविंग और डिस्कशन और क्वेश्चंस भी लेकर करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि कोई भी गतिविधि अगर चैनल पे होगी, ज्ञान सागर के चैनल पे होगी, तो वो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। उस बेल आइकन को दबाने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में